तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2025 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। यह हमारा वायरल पेपर है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज का वीडियो हमारा मॉडल पेपर के सोल्यूशन का वीडियो है। आज की वीडियो में हम पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 70 में से 50 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पेपर इसी प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे हमारा दिया अनुक्रमांक, यानी कि यहाँ पे अपना आपको रोल नंबर भरना होगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अब देखिए समय क्या होता है। समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक होता है 70 का। आगे देखिए, हमें देखिए नोट में क्या दिया हुआ निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो आपको शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों के द्वारा कीजिए। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये हमारा निर्देश दिया है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 हमारा बहुविकल्पीय कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है। ए ऑप्शन है बीटी मक्का, बी ऑप्शन है बीटी कॉटन, सी ऑप्शन है बीटी राइस और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए जो आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है ये बीटी कॉटन भी है, बीटी मक्का भी और बीटी राइस भी है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा होगा सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए हमने जो थोड़ा डार्क कलर से लिखा है वो हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कूट यानी असत्य फल है। तो ए ऑप्शन है अंगूर, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है अमरूद और डी ऑप्शन है सेब। तो देखिए जो असत्य फल है वो सेब है। सेब और अनानास जो है असत्य फल है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवृत्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए एक्स दिया हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा 1x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x और चौथा है 4। यानी क्या होती है, इनके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 3x होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है। घा कह रहा है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। तो ए ऑप्शन है एक्सेरिस, बी ऑप्शन है अमीबा, सी ऑप्शन है पैरामीशियम और डी ऑप्शन है साल्मोनेला। तो देखिए टाइफाइड का जो रोगजनक है वो साल्मोनेला टाइफी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए आगे हमारे निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ गया, निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या कह रहा है। कह रहा है कि पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर देखिए, पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF तीनों एक ही है, अलग अलग से नाम है। तो देखिए निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया जो पात्र निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF जो है निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया यानी मानव निर्मित प्रक्रिया है, जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे को निकालकर उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है। देखिए पात्र निषेचन क्या है, इसमें क्या होता है, एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं मानव निर्मित प्रक्रिया जो मानव के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है, महिला के अंडाशय से जो अंडे होते हैं उसको निकालकर प्रयोगशाला में गर्भाशय के तापमान पर, जितना गर्भाशय का तापमान होता है उतने तापमान पर प्रयोगशाला में उसे शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। और उसके बाद उसको भ्रूण जो होता है निषेचन कराने के बाद वो भ्रूण बन जाता है। उस भ्रूण को हम मादा के गर्भाशय में रख देते हैं। ये होता है पात्र निषेचन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला।
देखिए कह रहा है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो देखिए दूध से दही बनाने वाले जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। गा वाला है आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है। तो देखिए डीएनए में डी ऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब देखिए घा वाला क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो देखिए एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी है। 46 गुणसूत्र अगर 23 जोड़ी होगा, 23 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे, जोड़ी का अर्थ होता है 2 से गुणा कर देंगे तो 46 आ जाएगा। यानी मानव में 46 गुणसूत्र होता है, इसे 23 जोड़ी गुणसूत्र भी कहते हैं। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बनाया है। यहाँ पे देखिए चित्र इस प्रकार से होता है मानव शुक्राणु का। ये होता है इसका शीर्ष, ये होता है इसका ग्रीवा, ये होता है मध्य भाग और ये होता है पूंछ। शुक्राणु के मुख्य 4 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। तो देखिए यहाँ पे जो ये आगे आपको दिख रहा है नोक की तरह, ये है एक्रोसोम जो कि अंडाणु को भेदने का कार्य करता है, अंडे को। अब देखिए इसमें क्या क्या भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है जीव द्रव्य कला होता है, ये अग्रपिंडक कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है केंद्रक युक्त गुणसूत्र होते हैं। जो गर्दन क्या दिख रहा है आपको, ये है ग्रीवा और ये इसका है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो जो शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा देता है। और ये होता है पूंछ। इस प्रकार से होता है शुक्राणु का चित्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। खा वाला कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर मेंडल का प्रभाविता का नियम। देखिए यह एक संकर संकरण है जिस एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकरण कहा जाता है। यह क्या है, यह एक संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण का संकरण कराते हैं। अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो प्राप्त संतति में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, यही है प्रभाविता के नियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट एवं प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट यानी AUG एडेनिन, यूरेसिन और ग्वानिन और प्रथम अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं मिथियोनाइन कहते हैं, मिथियोनाइन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ। देखिए कह रहा है कि बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हेडिंग है बीटी कपास। देखिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। आगे देखिए बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस यूरिनजिएसिस नामक जीवाणु से बना है। इस प्रकार के फलों को बीटी फसल कहते हैं, जैसे कि बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धानी राइस, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन और बीटी तंबाकू, ये होते हैं बीटी फसल। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो देखिए हेडिंग है सक्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति क्या करती हैं, प्रतिरक्षा करती हैं। नंबर 1 क्या देखिए प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। जो इसमें क्या होता है सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें शरीर की जो अपनी कोशिका होती है वो संक्रमण के प्रति क्या होता है प्रतिरक्षी विकसित करती है और यह लंबे समय तक पथ आराम प्रदान करती हैं और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, यह चिर अस्थायी होती है जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है। अब देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीवों के शरीर में निवेशित रहते हैं, जैसे कि सर्प और विष क्या करते हैं। इसमें क्या होता है अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जीव के शरीर में निवेशित, जैसे कि सांपों में विष रहता है, किसी को काटेगा तो उसके शरीर में बहुत सी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देंगी। तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
यह तुरंत आराम प्रदान करता है। इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है और यह चिरस्थायी नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या है, आगे आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 का क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये मलेरिया परजीवी के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि चित्र में छोटा छोटा लिखा है और आप यहाँ पे हमारा वीडियो में अगर जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए मच्छर यहाँ पे काट रहा है, मच्छर काटता है तो ये इससे मलेरिया होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, निषेचन और क्या होता है, परिवर्धन होता है। मच्छर का काटने के बाद निषेचन और परिवर्धन होता है। उसके बाद क्या होता है, अंडाशय से होता है, जो कि उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे परिपक्व संक्रमण अवस्थाएं। इसके बाद क्या होता है, परिपक्व संक्रमण अवस्थाएं होती हैं यहाँ पे देखिए। इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, फिर ये परजीवी जब काट रहा है तो परजीवी को यहाँ पे जगह छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, रोग बनता है, जिससे मलेरिया रोग होता है। तो आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी दिया है आपके, और आप इसे इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। देखिए खा वाला क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजाणुधानी बीजांड का युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये है पुष्पी पौधों में जो मादा गुरुबीजाणुधानी बीजांड होता है उसका भ्रूणकोश सहित चित्र। तो यहाँ पे देखिए, देखिए इसके जो बीच में यही है भ्रूणकोश और ये होता है बीजांड। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है इसका हाइलम होता है और ये जो भाग होता है यहाँ पे इस प्रकार से बना होता है, ये होता है फनिकल। इसके बीच में जो होता है ये होता है बीजांड द्वार, जो ये द्वार होता है बीजांड द्वार है। और ये जो है ये है बीजांड द्वारी सिरा, और ये बाह्य आवरण, ये है अंतः आवरण, ये है बीजांड का, और ये है भ्रूणकोश। और ये जो नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं कैलेजल सिरा या फिर निभागीय सिरा। इस प्रकार से हो जाएगा बीजांड का चित्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। देखिए हजारों वर्षों से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। नंबर देखिए क्या है, आयुर्वेदिक कीटनाशक। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीवी जैसे कि टिचोडर्मा और बैक्टीरिया खेतों में फसलों को कीटनाशक के रूप में प्रदान करके प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती है। दूसरा देखिए क्या है, खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्या होता है ऑर्गेनिज्म, देखिए सूक्ष्म जीव जैसे कि एक्टिनोमाइसिट्स और माइकोराइजा पौधों के लिए पोषण तत्वों को सुलभ कराने में मदद करता है, जिससे खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में या उत्पादन में सुधार होता है। आगे देखिए तीसरा क्या है, उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण। तो देखिए कुछ सूक्ष्मजीवी जैसे कि नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद उर्वरक कणों को पौधों के लिए सुलभ रूप में उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, घा वाला। देखिए कह रहा है कि मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन। देखिए कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेतीली एवं मृद हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थलीय या रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण वहाँ की जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेतीली हो जाती है या फिर मृद हो जाती है, मृत हो जाती है मिट्टी। ऐसे स्थान को मरुस्थल या फिर रेगिस्तान कहते हैं। इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पति को मरुभिद कहा जाता है। क्या कहता है, मरुभिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थित होने के बाद भी पौधों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता है। ये होता है मरुस्थलीय पादपों जंतुओं में अनुकूलता।
अब देखिए अनुकूलता देखते हैं। देखिए मरुभिद पादपों में अनुकूलन निम्नलिखित है। देखिए कुछ मरुद्भिद पौधों के रंध्रों या रंध्र पर मोम जैसा आवरण होता है। इससे क्या होता है, पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। ये रात्रि के समय खुलते हैं। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रायः मरुद्भिद पौधों की जड़ भूमि में अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण के लिए एस्परेगस, क्या है एस्पेरेगस। तो देखिए और तीसरा टॉपिक पॉइंट हमारा क्या है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कि नागफनी कांटेदार रूपांतरित पत्तियां होती है। नागफनी की पत्तियां कांटेदार होती हैं, वो रूपांतरित हो जाती हैं क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। आगे देखिए काष्ठीय मोटी छाल वाला तना पत्तियों का कार्य करता है, जैसे कि नागफनी। अब देखिए मरुस्थली मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। देखिए मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। देखिए मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहां कहे जाने वाले ऊंट का आता है। मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम किसका आता है, रेगिस्तान को, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट। तो ऊंट का नाम आता है। ऊंट के पैरों के पंजे मोटे, गद्देदार एवं चौड़े होते हैं, जो इन्हें मरुस्थल में चलने के लिए अनुकूल बनाते हैं। इसमें विकसित कुबर का वसा एकत्रित रहता है। जो कुबर से निकलता है उनमें वो वसा एकत्रित रहता है, जो इन्हें कम प्यास की अनुभूति कराता है। ऊंट रेगिस्तान का लगभग 15 से भी अधिक दिन तक, जो ऊंट है रेगिस्तान में 15 से भी अधिक दिन तक बिना पानी के रह सकता है। आगे देखिए कुतरने वाले चूहे गिलहरी सूखे बीजों, रसेदार गुद्देदार कैकट्स एवं दूसरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो कुतरने वाले चूहे होते हैं, गिलहरी और सूखे जो गिलहरी और जो होते हैं चूहे, सूखे बीजों को, गद्देदार कैकट्स को अपना भोजन बनाते हैं। इनसे इन्हें पानी की आपूर्ति होती है। ये जंतु दिन के समय बिल में रहते हैं तथा ताकि वाष्पोत्सर्जन कम के हास हो सके, यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है इनका कम हो सके। उसके बाद देखिए रेगिस्तान में रहने वाली छिपकलियां तथा सर्प शीत ऋतु में जमीन में लगभग आधा मीटर गहराई में चले जाते हैं, ठंडियों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या कह रहा है कि परागण क्या होता है, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए परागण क्या होता है। देखिए उत्तर, परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। देखिए स्वपरागण क्या है। देखिए स्वपरागण में एक पुष्प के परागण जो स्वपरागण होता है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचे हैं। क्या होता है स्वपरागण की स्वपरागण में एक पुष्प का जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यह होता है स्वपरागण। अब देखिए परपरागण क्या होता है। देखिए परपरागण में एक पुष्प का परागकण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यह होता है परपरागण, मतलब दूसरे पौधे पर जाता है उसी जात के पुष्प की। अब देखिए परपरागण निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। देखिए 3 प्रकार क्या है। नंबर 1 है वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। परागण जो होता है 3 प्रकार से होता है, वायु, जल और जंतु। अब आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वाहित मल उपचार मल जल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, गंदा जल और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह होता है वाहित मल। अब देखिए ग वाला क्या है क्वेश्चन, कह रहा है समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए समष्टि क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाले समान जाति को समूह या समष्टि या फिर आबादी कहते हैं।
कभी आप पूछे आबादी, समष्टि या समूह, तो आपको यही परिभाषा लिखना है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले समान जाति को समूह कहते हैं, या फिर समष्टि कहते हैं, या फिर आबादी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखिए, समष्टि के महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है, नंबर 1 जन्म दर, दूसरा है औसत आयु, तीसरा है मृत्यु दर, चौथा है आप्रवासन, पांचवा है लिंग अनुपात और छठवां है उत्प्रवासन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या है। देखिए कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखिए, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीवाणु स्तनपायी कोशिका में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायता होता है, सहायक करता है। आगे देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनाता है या बनता है। क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका क्या होती है। देखिए आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीवाणु या स्तनपायी कोशिका में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जीन विशिष्ट कोड करते हैं, जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स कहाँ जुड़ते हैं और कितने समूह का प्रोटीन बनाना है। ये होती है आरएनए की भूमिका प्रकाश संश्लेषण में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का है प्लाज्मिड वाहक, खा है असंग जनन, गा है जैविक विविधता एवं इसके संरक्षण और घा है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तो सभी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए हम इस पर टिप्पणी लिखते हैं। देखिए प्लाज्मिड वाहक पर टिप्पणी लिखते हैं। देखिए क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर। देखिए प्लाज्मिड जीवन कोशिका जो जीवाणु होती है, प्लाज्मिड जीवाणु होता है। तो प्लाज्म जो होता है जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रकाभ के गुणसूत्रीय डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है तथा इनका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। ये एक अच्छे वाहक में प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जीव तथा क्लोनिंग स्थल उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर सभी घन क्या होते हैं, सभी जगह होते हैं, सभी जगह नहीं होते हैं। अतः आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा इसे बदल दिया जाता है, बदल सकते हैं। अब देखिए आगे, अधिकतर प्लाज्मिड्स में प्रतिजैविक रोधी जीन होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322, PBR 327 तथा PUC है। ये हो गया प्लाज्मिड पर टिप्पणी। अब देखिए असंग जनन पर टिप्पणी। तो देखिए असंग जनन, अलैंगिक जनन की एक समान विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है, असंग जनन कहलाता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन की एक समान प्रक्रिया विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मक के संलयन से होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। अब ये क्या है, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कार्य की आदि में भिन्न होते हैं, जो सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में मुख्य योगदान देते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। देखिए क्या है, नंबर 1 क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां। देखिए क्या, नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है जीव मंडल, चौथा है जीव संवेदी क्षेत्र, पांचवा है पवित्र वन और छठवां है अंतः स्थलीय आर्द्रभूमि। दूसरा देखिए क्या है,
बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां शामिल हैं। देखिए क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो जीव या पौधे संकटग्रस्त हैं उनको सुरक्षित जगह पर लाना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। नंबर 1 है चिड़ियाघर, दूसरा है वनस्पति उद्यान, तीसरा है जीन बैंक, चौथा है बीज बैंक और पांचवा है निम्न तापीय संरक्षण। ये होते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के विधि। अगला देखिए क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तो देखिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी या अभियांत्रिकी। देखिए, किसी एक प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य जातियों के जीवों में करके वांछित गुणों युक्त जीवों को प्राप्त करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। इस तकनीकी को जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। इस तकनीकी में कृत्रिम विधियां द्वारा डीएनए अणुओं को कोशिका केंद्रक से विलगित करना तथा विशेष प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए के खंड को पृथक करना, अलग किए गए खंड को उचित स्थान पर जोड़कर कोशिका में प्रविष्ट कराना आदि विधियों द्वारा जीन या वांछित जंतु का क्लोन बनाया जाता है। यह होता है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। अब देखिए आगे, अब आगे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, यह है मानव का शुक्राणु और ये है मानव का अंडाणु। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये अंडाणु है और ये जो है ये शुक्राणु है। तो देखिए पहले चित्र को समझते हैं। देखिए, शुक्राणु के मुख्य 4 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और फिर पूंछ। ये होता है शुक्राणु का 4 भाग। देखिए, शुक्राणु में जो ये आपको दिख रहा आगे नोक की तरह, ये एक क्रोमोसोम होता है जो क्या करता है, अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। देखिए इसमें क्या है, और जीवद्रव्य कला होता है, अग्रपिंडक होता है ये वाला। इसमें क्या होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। और ये होता है ग्रीवा, जो गर्दन की तरह है, ग्रीवा होता है। और इसका जो मध्य भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसे तैरने के लिए ऊर्जा देता है। और ये इसका पूंछ होता है। जो पूंछ होता है शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है। इसका पुच्छाड़ देखिए पीछे की तरफ थोड़ा नंग होता है, नंगा होता है। यहाँ पे देखिए जिस पर स्किन नहीं होता। यहाँ पे देखिए, अब देखिए अंडाणु, यहाँ पे देखिए अंडाणु हमारा बना हुआ है। महिला में अंडाणु होता है, पुरुष में शुक्राणु होता है। तो देखिए अंडाणु यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपको बाहर दिख रहा है टूटे फूटे की तरह, ये होता है अंडाणु का, ये जो होता है अंडाणु का क्या होता है, कोरोना रेट, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये होता है इसका बाह्य स्तर। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये इसका है जोना पेलुसिडा। और जो गुलाबी रंग का है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखिए, ये है परिपीतक अवकाश। तो इस प्रकार से बना होता है अंडाणु, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है। तो देखिए इस प्रकार शुक्राणु इसमें आता है और इसको भेदता है। तो देखिए यहाँ पे 3 शुक्राणु इसमें इसके चारों तरफ घेरे हुए हैं। तो देखिए ये वाला इसको भेद दिया है, ये इसको भेद रहा है। यहाँ पे देखिए जब ये भेदेगा तो यहाँ से इसका शरीर कट जाएगा और ये भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के शुक्राणु के बारे में। तो देखिए शुक्राणु यानी स्पर्म, मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति का लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना? 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यहाँ पे 60 लंबा, लेकिन यहाँ पे रहेगा 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। अगुणित होता था, चल नर युग्मक होता है। अब देखिए शुक्राणु के भाग, नंबर 1 है शीर्ष, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है मध्य भाग और चौथा है पूंछ। अब देखिए शीर्ष में क्या क्या होता है। देखिए शीर्ष यानी हेड, सिर। तो शीर्ष शुक्राणु का अग्र व प्रमुखतम भाग है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी की आकृति की संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली से ढका होता है। देखिए एक्रोसोम जो होता है ये शुक्राणु को भेदने का कार्य करता है। जो शुक्राणु होता है एक झिल्ली से ढका होता है। अब देखिए दूसरा ग्रीवा। तो देखिए ग्रीवा नेक माने गर्दन, यह शीर्ष का मध्य भाग से जोड़ता है। जो ग्रीवा होता है शीर्ष को और इसके मध्य भाग को जोड़ता है, इसी को ग्रीवा कहते हैं, यानी गर्दन शुक्राणु का जिसे कहते हैं। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है।
इसमें एक जोड़ी सेंट्रिओल होता है। पूंछ जो होता है अक्षीय तंतु सेंट्रिओल से निकलता है, जो पूंछ होता है। अब देखिए क्या इसका मध्य भाग, तो देखिए मध्य भाग, देखिए मिडिल पीस। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए इसका पूंछ है टेल। यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसका अंतिम सिरा नग्न होता है। जिसका अंतिम सिरा होता है शुक्राणु के पूंछ का, वो नग्न होता है। अभी यहाँ पे आपने देखा है चित्र में, यहाँ पे देखिए इसका अंतिम सिरा जो है नग्न है, यहाँ पे देखिए। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।